नमस्कार। हम सब डॉक्टर अंबेडकर का नाम संविधान से जोड़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हर बार जब आप आरबीआई का नाम सुनते हैं या देश में महंगाई की बात करते हैं, तो आप असल में डॉक्टर अंबेडकर की ही विरासत की बात कर रहे होते हैं। आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। हमारे पास डॉक्टर राहुल खरात का एक लेख है जो इस पूरे मामले पर काफी रोशनी डालता है। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि आरबीआई कैसे बना, बल्कि ये समझना है कि एक शख्स की दूर की सोच कैसे एक देश की आर्थिक तकदीर की नींव रख सकती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब आरबीआई था ही नहीं। तो उस भारत की तस्वीर कैसी थी? बिना किसी सेंट्रल बैंक के देश की अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी? मुझे तो बस एक अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। वो एक तरह की आर्थिक अराजकता ही थी। उस समय भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर एक ही बैंक का दबदबा था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, ब्रिटिशों का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। वही। लेकिन ये नाम का ही बैंक था, इसमें एक सेंट्रल बैंक वाली कोई बात नहीं थी। मतलब एक सेंट्रल बैंक होने और न होने में क्या फर्क था उस समय? जमीन आसमान का। सोचिए, सड़क पर गाड़ियां तो हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई सिग्नल नहीं, जिसे जहां से मुड़ना है वो मुड़ रहा है। बैंकिंग का हाल कुछ ऐसा ही था। कोई नियम कानून तय करने वाली संस्था नहीं थी। इससे सबसे बड़ा खतरा था वित्तीय अस्थिरता का। हाँ। कोई भी छोटा मोटा बैंक खुलता, लोगों से पैसे लेता और फिर अरे, रातों रात गायब हो जाता। लोगों की मेहनत की कमाई डूब जाती थी। बिल्कुल। और पैसे छापने का यानी मुद्रा नीति का क्या होता था? उसे कौन कंट्रोल करता था? वही तो सबसे बड़ी समस्या थी। पैसे से जुड़े सारे बड़े फैसले लंदन में बैठी औपनिवेशिक सरकार लेती थी। अच्छा, सब कुछ लंदन से तय होता था। हाँ, और जाहिर है वो नीतियां भारत के लोगों के भलाई के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के फायदे के लिए बनाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसा जहाज थी जिसका लंगर और पतवार दोनों ही लंदन के हाथ में थे। मतलब अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में कोई तूफान आता तो उसका सीधा असर यहाँ भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ता था। ऐसी अराजकता में तो कोई भी देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जाहिर है किसी को तो इस समस्या का हल निकालना ही था, और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री होती है। लेकिन एक वकील या समाज सुधारक के तौर पर नहीं, बल्कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर। ये उनके व्यक्तित्व का वो पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। और वो कोई मामूली अर्थशास्त्री नहीं थी। इकोनॉमिक्स पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उन्होंने दुनिया के दो सबसे बेहतरीन संस्थानों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की थी। वो सिर्फ डिग्रियां नहीं ले रही थी, वो उस ज्ञान का इस्तेमाल भारत की सबसे बड़ी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कर रही थी। और इसी खोज का नतीजा थी उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जो 1923 में आई। ये किताब उनके डॉक्टरेट थीसिस पर ही आधारित थी। हाँ, और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक वैचारिक धमाका था। इसने पहली बार सबूतों के साथ ये बताया कि रुपए की अस्थिरता की असली वजह ब्रिटिश नीतियां थीं। अच्छा। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ी, उन्होंने इसका एक ठोस समाधान पेश किया। और वो समाधान था भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक की स्थापना। ये आरबीआई का पूरा ब्लूप्रिंट था, जो आरबीआई की स्थापना से करीब 12 साल पहले ही तैयार हो चुका था। यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1926 यानी किताब आने के 3 साल बाद ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि भारत की वित्तीय प्रणाली में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कमीशन बनाया, हिल्टन यंग कमीशन। हाँ, इसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को इस कमीशन के सामने अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया, अपने तर्कों और सबूतों के साथ। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये तो विचारों का एक युद्ध था। बिल्कुल। और इस युद्ध में दोनों पक्षों के विचार क्या थे? मतलब टकराव किस बात पर था? टकराव बहुत बुनियादी था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री चाहते थे कि भारतीय रुपया हमेशा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा रहे। अच्छा। इसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहते थे। उनका तर्क था कि इससे व्यापार में आसानी होगी। सुनने में तो ये ठीक लगता है, इसमें क्या खराबी थी? खराबी ये थी कि व्यापार में आसानी तो होती, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों को। इसका मतलब था कि भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए ब्रिटेन की गुलाम बनी रहती। अच्छा, मतलब अगर लंदन के बाजारों में कोई हलचल होती तो भारत में बैठे किसान या छोटे व्यापारी की जमा पूंजी पर सीधा असर पड़ता? बिल्कुल।
डॉक्टर अंबेडकर इस आर्थिक गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसी मुद्रा प्रणाली चाहिए जो भारत की अपनी आर्थिक स्थिरता पर आधारित हो, न कि ब्रिटिश हितों पर। ये तो कमाल की बात है। मतलब जब ज्यादातर नेता राजनीतिक आजादी पर ध्यान दे रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर समझ चुके थे कि असली आजादी वो आर्थिक स्थिरता के बिना अधूरी है। ये तो सोच का एक बिल्कुल अलग स्तर है। बिल्कुल। वो राजनीतिक स्वतंत्रता से भी पहले आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रही थी, और उनके तर्क इतने मजबूत थे कि कमीशन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। यहीं पर उन्होंने अपनी उन सिफारिशों को रखा जो आगे चलकर आरबीआई की नींव बनी। तो वो मुख्य सिफारिशें क्या थीं? क्या वो सिर्फ एक नए बैंक का नाम सुझा रहे थे, या इसके पीछे कोई गहरा ढांचा था? नहीं, ये सिर्फ नाम का सुझाव नहीं था। ये एक पूरा ढांचा था, बहुत स्पष्ट और दूरदर्शी। उनकी पहली और सबसे बड़ी सिफारिश थी भारत की मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था की स्थापना हो। स्वतंत्र संस्था, ये तो आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का मूल सिद्धांत है। लेकिन स्वतंत्र से उनका क्या मतलब था? सरकार से स्वतंत्र। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये संस्था सरकार के रोजमर्रा के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर काम करे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव आने वाले हैं तो सरकार बैंक को ज्यादा नोट छापने का आदेश दे दे। हाँ, जिससे बाद में महंगाई बढ़ जाए। स्वतंत्रता का मतलब था देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही फैसले लेना, ना कि किसी खास सरकार के लिए। एक रेफरी की तरह। हाँ, एक ऐसा रेफरी जो किसी टीम के लिए ना खेले, बल्कि खेल के नियमों का पालन करवाएं। ये तो बहुत दूर की सोच थी। और दूसरी सिफारिश क्या थी? दूसरी सिफारिश थी एक स्थिर मुद्रा नीति। उनका मानना था कि रुपए की कीमत में रोज रोज होने वाला उतार चढ़ाव आम आदमी और व्यापार दोनों के लिए जहर की तरह है। मतलब आज रुपया 100 का है, कल 80 का हो जाए, परसों 120 का। हाँ, ये भी बहुत अहम बात है। वो मैं कहा कि सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम रुपए को स्थिरता देना होना चाहिए, ताकि लोगों का अपनी मुद्रा में भरोसा बना रहे। ये भी बहुत अहम बात है। और उस समय के जो छोटे मोटे बैंक थे, उन पर लगाम लगाने के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा था। हाँ, ये उनकी तीसरी सिफारिश थी। वित्तीय शोषण को रोकने के लिए सभी बैंकिंग ऑपरेशंस पर कड़ा नियंत्रण हो। जैसा मैंने पहले बताया, उस समय कोई भी बैंक खोल लेता था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि ये सेंट्रल बैंक सभी बैंकों के लिए नियम बनाए, उन पर नजर रखे और ये सुनिश्चित करे कि लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। लेकिन उस समय के छोटे बैंकों ने इसका विरोध नहीं किया होगा। उन्हें तो अपनी मनमानी करने की आदत थी। विरोध तो हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बड़ा सीधा था। कुछ बैंकों की आज़ादी ज्यादा जरूरी है या लाखों आम लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा। और उनकी चौथी सिफारिश इन सबको एक साथ जोड़ देती थी। वो थी एक संरक्षित वित्तीय नीति जिसका लक्ष्य सिर्फ मुद्रा को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि देश का आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना हो। उनका मानना था कि एक मजबूत वित्तीय प्रणाली ही गरीबी और असमानता से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ के देखूं, तो जैसा स्रोत बताता है, वो सिर्फ एक बैंक नहीं बना रहे थे। हाँ। वो तो पूरे देश के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार कर रहे थे। एकदम सही। एक ऐसा सिस्टम जो बाहरी झटकों को झेल सके और देश के भीतर स्थिरता दे। एकदम सही। और उनके इन विचारों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उनकी लगभग सभी बातों को मान लिया। कमीशन की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया, जो सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के शोध से प्रेरित था। हाँ, और कमीशन के सामने दी गई उनकी गवाही से। और फिर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन। हाँ, और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दिए गए दिशा निर्देशों को सीधे सीधे आरबीआई के कामकाज और नीतियों का आधार बनाया गया। अच्छा। तो भले आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश शासन के तहत हुई, लेकिन उसकी वैचारिक नींव, उसका डीएनए, वो पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर रखा गया था। मतलब उन्होंने जो खाका खींचा था, उसी पर ये इमारत खड़ी की गई। बिल्कुल। ये जाना वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर उनके तर्क इतने मजबूत थे और कमीशन ने उन्हें मान भी लिया, तो फिर इतिहास की किताबों से उनका ये योगदान लगभग गायब कैसे हो गया? हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में तो जानते हैं, पर आरबीआई के वैचारिक जनक के रूप में क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक चूक थी,
या इसके पीछे कोई और वजह थी? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका इतनी विशाल थी कि उनकी आर्थिक विशेषज्ञता अक्सर उसकी छाया में दब गई। वो दलितों और शोषितों के इतने बड़े नेता बनकर उभरी कि लोग उनके अर्थशास्त्री वाले रूप को भूल गए। और दूसरी वजह? दूसरी वजह शायद ये भी है कि इतिहास अक्सर उसे याद रखता है जो फीता काटता है, न कि उसे जो नींव का पत्थर रखता है। सही बात है। आरबीआई को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार थी, इसलिए क्रेडिट भी उन्हें ही मिल गया। लेकिन धीरे धीरे आजादी के बाद जब इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने गहराई से अध्ययन किया, तब यह बात सामने आई। भारत सरकार ने भी बाद में उनके इस योगदान को पहचाना। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल। एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र मौद्रिक प्रणाली का जो सपना उन्होंने देखा था, वो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से एक हकीकत बन गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास पहले से ही एक केंद्रीय बैंक का मजबूत ढांचा मौजूद था, और इसका श्रेय काफी हद तक डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता को जाता है। आज भी जब आरबीआई महंगाई को काबू करने या वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर अंबेडकर की ही विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं थे, बल्कि वे भारत की आर्थिक संरचना के भी एक प्रमुख वास्तुकार थे। आरबीआई की नींव में उनके विचार और उनकी दूरदर्शिता गहराई से समाई हुई हैं। उन्होंने हमें सिर्फ एक राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा ही नहीं दिया, बल्कि एक आर्थिक लोकतंत्र की नींव भी रखी। से महत्वपूर्ण योगदान सतह के नीचे छिपे होते हैं। हमें इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है, ताकि हम पूरी तस्वीर समझ सकें। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार है जिस पर वे मनन कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 100 साल पहले आर्थिक स्थिरता और एक स्वतंत्र बैंकिंग प्रणाली के जो सिद्धांत दिए थे, वे आज की डिजिटल दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। आज जब हम क्रिप्टो करेंसी, वैश्विक आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब उनके वो मूल सिद्धांत हमें क्या रास्ता दिखा सकते हैं।